alaikum and very good morning to the all participants and our honorable guest speaker. Myself Iram Sumru, a team member of Concord Law. Today we have session on corporate law and advocacy. So before starting the session, let me give brief introduction of our today's speaker, who's Mia Badav Shahbaz, a High Court advocate and associated Saklain Hussain and Co. He is a visiting lecturer at University of Central Punjab and Central Vice President Placement at UCP Alumni Association. He is proven expertise in assisting with compliance, licensing, and regulatory matters before national authorities such as SCCP and NEPRA. He is experienced in developing legal documents, advising on investment structures, and coordinating due to diligence across multi jurisdictional transactions. Moreover, he has demonstrated ability to support organizational governance and legal strategy. With no further delay, I would like to invite Mia Bazaf Shahbaz to please proceed the session respectively on corporate law and advocacy. Thank you. Assalamu alaikum, Iram and everyone else. Thank you so much for having me here. Firstly, thank you so much for such a detailed introduction. Although these titles mean nothing, the actual focus जो सबका होना चाहिए दैट इज कि बस कोई बंदा सीख क्या रहा है और सिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं. तो हमारा जो अगले 1 घंटे का और उसके बाद इंशाल्लाह जो कल का सेशन होगा वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड होगा. टाइटल्स या किसी एक बंदे की एक्सपर्टीज जो होती हैं वो शायद उसकी ज़ात के लिए तो बहुत अच्छी हों, लेकिन इंसान को इंसानों से फ़ायदा उसी वक्त होता है जब वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. सो बस कुछ अपने ही एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आज आपके पास हाजिर हुआ हूँ. Sorry, I might look a bit tired up. Corporate law is not as easy and as fun as it seems बाहर से. जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं दे अंडरस्टैंड कि ये कितनी ज़्यादा जो है वो कभी कभी टायर्ड सम हो जाता है एंड यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई एम थैंकफुल टू द कंकॉर्ड लॉ एंड स्पेशली अनिल फॉर हैविंग मी हियर. अच्छा, जो आज की जो डिस्कशन होगी ना, आई एम गोइंग टू गिव योर डिस्कशन. ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई लेक्चर सुनाऊंगा चला जाऊंगा. लेट्स हैव अ डिस्कशन. आई वुड लव के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना जस्ट हैंड रेज करें, कुछ क्वेश्चंस मैं पोज करूं एंड देन आई विल आस्क देम कि आप इसके ऊपर आंसर करें एंड देन दे कैन अनम्यूट देयर माइक एंड से. उससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे भी थोड़ा अंदाज़ा होगा कि जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका लीगल एक्यूमेंट जो है वो किस हद तक है, सो हम उस डिस्कशन को जो है वो उतना टोन डाउन कर सकें. सो दैट्स द आइडिया फॉर दैट. ऑलराइट guys, the the module for our next today and for tomorrow is about the corporate law and advocacy. And I understand कि as a law student it looks for most of the people जो कि मेरी तरह जो हैं वो एक humble background से हों, जो law में as a profession जब इसको ज्वाइन कर रहे हों, तो उसमें उनकी ख्वाहिश ये होती है कि we have to settle. और जब आप सेटल होने का सोचते हैं तो फिर आप देखते हैं कि यार पैसे किस में ज़्यादा हैं, और फिर आप मार्केट से सुनते हैं कि यार कॉर्पोरेट लॉ के अंदर बड़े पैसे हैं. बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली कॉर्पोरेट लॉ है क्या. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम दिस पॉइंट. एनीवन हु वुड लाइक टू वेंचर के उसको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट लॉ क्या चीज़ है या कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि कॉर्पोरेट लॉ में डिस्कस हो सकते हैं. एनीवन मे प्लीज रेज देयर हैंड. ऑल्सो मैं साथ में चाय पी रहा हूँ, सो डोंट माइंड दैट. Anyone, at least I need one live participant to know that जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुन और समझ भी रहे हैं. वैसा okay, Bisma Fatma has raised their hand. जी मिस बिस्मा, you may please try to explain कि exactly क्या है corporate law आपकी नज़र में. सर, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं उनको डील करता है ये फील्ड. ओके, गुड आंसर. बट लेट्स डिस्कस के बिजनेस से रिलेटेड. अब मैं एज्यूम ये करता हूँ कि लेट्स से कि
एक कंपनी है और वो एक उसको अपना दफ्तर बनाना है या लेट्स से फैक्ट्री बनानी है और उसको एक ज़मीन जो है वो ख़रीदनी है और वो किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ जो है वो एक ज़मीन खरीदना चाह रही है, लेट्स से 10 कनाल ज़मीन खरीदना चाह रही है, तो वो उससे एग्रीमेंट टू सेल करेगा या अगर डायरेक्टली सेल डीड करेगा, राइट? तो काम तो ये भी बिजनेस का ही है. सो डू यू थिंक दैट वुड fall into the corporate law? Abhisma, please respond to that. Okay, no. So this is what I try to mean by this कि जब हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं ना, बिजनेस के 1000 जो है वो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जब हम कॉर्पोरेट लॉ बात करते हैं तो जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम काम कर रहे हैं दैट इज मेनली pertaining to the working, the functioning, the scope, the investment matters for the companies. ठीक है. अब मार्केट के लोग ये समझते हैं फ्रेटर्निटी के अंदर कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर टैक्सेशन भी शामिल है, लेकिन मैं नहीं समझता ऐसा. ठीक है. टैक्सेशन एक एंटायरली डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फील्ड है जिसकी ना तो मैं जो है वो एक बड़े लेवल पे प्रैक्टिस करता हूँ. हाँ, अपने ज़ाती क्लाइंट्स की हद तक जो है आई डील विद ऑल दोज मैटर्स, but we don't provide services regarding the sales tax to the corporate clients because that is somehow a very distinct field and we leave it to the the tax practitioners जो कि आमतौर पे होते हैं. So corporate law या जो हमारी जो डिस्कशन होने वाली है that is all about the companies. But before we proceed towards the companies we have to, अच्छा मैंने ना अपनी सारी डिस्कशन को थोड़ा टोन डाउन करने के लिए एक थोड़ी गैर ज़रूरी सी एक स्लाइड भी बनाई है ताकि एटलीस्ट मेरा भी ट्रैक रह सके कि हम उसके बारे में क्या डिस्कशन करने वाले हैं. अच्छा ये खुलेगी कैसे अब? जस्ट वन मोमेंट, लेट मी ओपन दैट. Corporate law advocacy day 1. ओके, जरा मुझे कोई भी कंफर्म कर दे कि ये स्क्रीन जो मैं यस सर, शो हो रही है. ओके ठीक है, चले ज़बरदस्त. अच्छा देखिए, जो आज की हमारी डिस्कशन जो थोड़ा सा रहेगी, जिसका जो मेन टारगेट्स होंगे दैट इज दीज थिंग्स. ठीक है. कंपनीज क्या हैं, SECP का आपने नाम सुना होगा, वो क्या है, ये सारा फ्रेमवर्क चल किन कवानीन के तहत रहा है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए बिकॉज कल कलाम जब आपने प्रैक्टिस में आना है. सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दैट, बिकॉज आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस लेवल का काम किस लेवल के लॉयर्स को मिलता है या कितना एक्सपर्टीज चाहिए एक पर्टिकुलर बेंचमार्क से ऊपर का काम मार्केट से लेने के लिए कि आप जो है मार्केट में या फ्रेटर्निटी में या फील्ड में लोग आपको रिकग्नाइज करें कि आपको ये काम आता है. ठीक है. सो विल स्टार्ट राइट पे. सबसे पहले जो देखें हम ना, ये जो लॉ गवर्निंग राइट्स की हम बात करते हैं तो हम एक थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं. एनीवन प्लीज रेज द हैंड कि आपको क्या लगता है कि ये जो तीन, कोई भी जो बता सके, 3 नाम मैं लूंगा, उसमें जो ब्रीफ डिस्टिंक्शन है उसमें आप अपना पहले नॉलेज शेयर कीजिए. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, इसकी डिस्टिंक्शन किस किस को मालूम है? जस्ट रेज योर हैंड एंड वन ऑफ यू मे प्लीज आंसर. ओके, नो वन. चलें मैं बता देता हूँ. अच्छा देखिए, पाकिस्तान में ना काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए तकरीबन 3 मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एंटिटीज रिकग्नाइज्ड हैं. चौथी भी एक है LLP जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने लेट्स से XYZ नाम जो है वो अपना FBR के साथ रजिस्टर करवाया हुआ है तो ये हमारी कंपनी है. आप लेमैन टर्म्स में तो उसको शायद एक कंपनी कह सकें, बट दैट्स नॉट अ कंपनी, इट्स जस्ट अ बिजनेस और अ ट्रेडिंग नेम दैट यू आर रजिस्टर्ड विद द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. और उसके अंदर क्या है कि जो भी कारोबार है उसका वो आपकी सिंगल ओनरशिप है, यानी जो भी उस बंदे का जिसके NTN के ऊपर वो कंपनी रजिस्टर्ड है वो उसके पास है. सेकेंड थिंग रिमेन्स अबाउट द पार्टनरशिप्स. अब जो पार्टनरशिप्स हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर अ सेपरेट लॉ. पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, जिन्होंने जो है अपना लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि उसके जो है वो एक सेपरेट
बॉडी है, दैट्स नॉट अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, द पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ, ठीक है। उसके अंदर भी जो लोग हैं उनकी इंडिविजुअल लाइबिलिटीज मौजूद रहती हैं और वो एक मुख्तलिफ कानून के तहत जो है वो रजिस्टर करवाया जाता है। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट सिंध बिकॉज आई बिलीव कि शायद ज़्यादातर पार्टिसिपेंट सिंध के हैं, लेकिन पंजाब में जो है वो हर जिले के अंदर एक रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनीज उसको कहते हैं सादा जुबान में, लेकिन जो उसका असल टाइटल है दैट इज रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक ऑफ फर्म्स। तो उसके पास जो है वो इख्तियार होता है उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने का, लेकिन वो जो लायबिलिटी है वो जो है वो उस पार्टनरशिप फर्म की नहीं होती है, उसमें हमेशा इंडिविजुअल्स की होती है। वो भी सिमिलर स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स देते हैं, उससे कारोबार करते हैं, जो मुनाफा कमाते हैं अपनी अपनी इंडिविजुअल रिटर्न्स में इवेंचुअली शो करते हैं एंड सो ऑन। तीसरी जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स समझ लें कि एक स्टाइल है कारोबार करने का, दैट इज द कंपनीज, ठीक है। और कंपनीज जो हैं वो एक सेपरेट लॉ के तहत रजिस्टर होती हैं एंड दैट लॉ करेंटली इज कंपनीज एक्ट 2017। इससे पहले जो कानून था दैट वाज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और जो उससे पहले कानून था दैट वाज कंपनीज एक्ट 1913। सो दिस इज समथिंग कि आपको पता होना चाहिए गवर्निंग लॉ क्या है। बतौर कानून के तालिब इल्म जो सबसे चीज़ ज़रूरी है समझने के लिए वो ये नहीं है कि कानून क्या है, वो ये है कि कौन सी बात कौन से कानून में लिखी हो सकती है, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट के तहत जो है वो एक इदारा है जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सादा जुबान में SECP। ये वो इदारा है जहां पे कंपनीज रजिस्टर होती हैं। जरा मुझे बता सकते हैं कि कराची से अगर कोई हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं तो, या हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से मेरे ख्याल शायद काफी सारे लोग होंगे बिकॉज आई थिंक अनिल भी हैदराबाद बेस्ड है, सो आई होप के वहां से ज्यादा लोग होंगे। अच्छा, SECP का आई एम नॉट रियली श्योर कि CRO कराची है हैदराबाद में है या नहीं, लेकिन खैर दैट विल टेक जस्ट वन SECP CRO in Sindh. Let me just check that. Okay, so सिंध के अंदर सिर्फ दो जगह पे है SECP का दफ्तर, एक कराची में है और एक सक्खर में है, हैदराबाद में बज़ाहिर नहीं है। सर एक्चुअली हमारी कंपनी जो कॉन्कॉर्ड है ये भी रजिस्टर्ड है SECP से, तो हमने ऑनलाइन रजिस्टर करवाया था। तो इनका हाँ हैदराबाद में कोई डिपार्टमेंट देखिए CRO जो है ना, जो हम जो कहते हैं SECP का, उसको हम बोलते हैं कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये मुल्क में तकरीबन 11 या 12 मौजूद हैं। पंजाब में तकरीबन 4 हैं, इस्लामाबाद में है, KPK में 2 हैं, कोयटा में 1 है, सिंध में 2 हैं, एक गालबन गिलगित बल्तिस्तान में भी है, शायद एबटाबाद में, बट एबटाबाद इज आल्सो पार्ट ऑफ KPK। सो ये वो सारा है कि जो एक दफ्तर है। अब दफ्तर किसी चीज़ का होना स्पेशली SECP की हद तक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहा नहीं है, क्योंकि वो दिन पुराने थे कि जब जो है वो वकला हजरात जो है वो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपने हाथ से टाइप करके या लिख कर जो है वो SECP के दफ्तर में जाके जमा करवाते थे और फिर वहां से उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी। अभी सारा का सारा काम जो है वो SECP के ऑनलाइन लीप पोर्टल्स पे होता है और अभी एक ब्रीफ सी जो सिमुलेशन है वो भी मैं आपको उस चीज़ की दिखा दूंगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अब SECP इटसेल्फ क्या है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। किसी ने पेमरा का नाम सुना है, नेपरा का सुना है, ओगरा का सुना होगा आपने, और पाकिस्तान में कौन से रेगुलेटरी बॉडीज हैं? FPR इज नॉट रेगुलेटरी बॉडी। कोई और ज़हन में आपकी आ रही हो रेगुलेटरी बॉडीज? हाँ जी जी बिल्कुल समाविया। पेमरा जिसका मैंने जिक्र किया, पेमरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, नेपरा हो गया बिजली के रेलिवेंट, ओगरा हो गया ऑयल एंड गैस प्राइसेस के रेलिवेंट। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं जो कि ऑटोनोमसली काम कर रही होती हैं, यानी कि सरकार का इनमें अमल दखल तो होता है लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। उसमें जो अफसर उसकी टॉप बॉडी बैठी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो उस दफ्तर को कैसे चलाना है इसको मैनेज कर रहे होते हैं। SECP उसी तरह से एक रेगुलेटर है। अब SECP जो कमीशन इटसेल्फ है उसके कुछ अपने कमिश्नर्स हैं, उसमें से एक चेयरमैन होता है। कानून में लिखा है कि कम से कम 5 कमिश्नर्स होंगे और ज़्यादा 7 होंगे, उसमें से एक चेयरमैन होगा SECP का। ये वो मेन एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि SECP के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे। तो कंपनीज के जो सारे के सारे मामलात होंगे वो SECP के साथ रजिस्टर्ड होंगे
और हर एक कंपनी का, जिस तरह से आपका CNIC नंबर होता है, कंपनीज का हम बोलते हैं CUIN, कॉर्पोरेट यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये वो डॉक्यूमेंट के स्टेट बैंक, यस, स्टेट बैंक बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्टिल जो है उसकी गवर्नेंस से रेलिवेंट, जो स्टिल जो सारे मामला होते हैं वो फिर भी SECP देखते हैं, स्टेट बैंक के नहीं, लेकिन जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनके सारे के सारे मामला। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि अगर हम एक बैंक का नाम लें, दुबई इस्लामी बैंक पाकिस्तान लिमिटेड, अब ये एक बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर कैसे चलेगा ये वाला एस्पेक्ट जो है इसको स्टेट बैंक रेगुलेट करेगा, लेकिन वो कंपनी इटसेल्फ कैसे चलेगी, क्योंकि ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी कैसे चलेगी इसको रेगुलेट करेगा SECP। और अगर कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह होंगी तो SECP इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू work on that. All right. So this was the Pakistan Stock Exchange. ठीक है, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक सेपरेट नेम FBR में एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाया हुआ है। तो जो भी उसके अकाउंट्स चल रहे होते हैं ना, वो बेसिकली उसने शो कर रहे होते हैं कि जनाब ये सारे जो मामलात हैं, ये मेरा कारोबार है, मुझे साल का जो है वो इतना मुनाफा आया, ये आया, वो आया, ये मेरे पैसे मेरे उसी अकाउंट के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और ये मेरा मुनाफा हुआ और उसके ऊपर मैंने टैक्स देना है। अब वो टैक्सेशन की जो रिटर्न्स किस तरह से सबमिट होती हैं, वो क्या एक्चुअल जो फ्रेमवर्क है या एक्चुअल बिजनेस को शो कर रही होती हैं, जो नहीं कर रही होती हैं, ये एक अलग मसला है, ठीक है। लेकिन कंपनीज का ये है कि लेट्स से कि कोई 2 शेयर होल्डर मेंबर्स अगर एक कंपनी बना लेते हैं तो उसके अंदर कंपनी की टैक्स रिटर्न अलग फाइल होगी और जो आपके उसके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं उनकी अलग फाइल होगी। मैं हमेशा इसको फेवरेबल इसलिए समझता हूँ क्योंकि देखें जो कंपनी है ना वो आपको खुद बाइफर्केशन का मौका दे रही है। बाइफर्केशन उसमें ऐसे है कि कंपनी का एक साल का प्रॉफिट कितना डिक्लेयर करना है, FBR इसके अंदर किसी कंपनी को डिक्टेट नहीं कर सकती है। प्रॉफिट कितना हुआ है ये आपको बताना पड़ता है, लेकिन उस पर डिविडेंड कितना जो है वो आप उसमें डिक्लेयर कर रहे हैं ये आपकी मर्जी है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को जो जाना है वो डिविडेंड जाना है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है 2 लोगों की, वही दोनों शेयर होल्डर भी हैं, लेट्स से 50-50% के, वही दोनों डायरेक्टर्स भी हैं, उनमें से एक CEO भी है। अब वो एज अ डायरेक्टर अलग सैलरी ड्रॉ कर रहे होंगे और जो डिविडेंड जो है वो जब चाहें वो तब डिक्लेयर करने के बाद जो है वो उसके ऊपर अनाउंस कर दें। और डिविडेंड के ऊपर जो इस वक्त रेशो चल रही है वो जो टैक्स स्लैब्स आजकल जो बनी हुई हैं वो उससे कम ही बनता है। तो अगर आपका जो टैक्स प्रैक्टिशनर है वो इतना मतलब कि अक्लमंद है और वो इन मामलात को समझता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कंपनी स्ट्रक्चर में चला रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा आसान है कि आप जो है वो मिनिमम टैक्स के साथ अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ एसेट्स कर सकें। सो दिस इज माय व्यू ऑन दैट। मे बी सम अदर काउंसिल में डिफर विद दैट, लेकिन मैंने जितना भी मेरा अभी तक का तजुर्बा है मैंने इसमें ज्यादा उसको मुफीद ही पाया, बिकॉज कंट्रोल आपके पास है, जो कुछ आप करना चाहें FBR कैन नॉट डायरेक्टली इंटरवीन इन दैट, बट इन दी द इन सोल प्रोप्राइटरशिप्स क्योंकि वो रजिस्टर ही FBR के पास होती हैं, लिहाजा सारा टैक्सेशन का जो एंटायर कंट्रोल है वो भी उनके पास होता है। सो दिस इज माय जनरल टेक ऑन दैट। डबल टैक्सेशन वाली बात जो है वो लोगों को बस डराने के लिए रखी हुई है, कुछ फुकला हजरात हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन आई डोंट रियली बिलीव दैट, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग नन ऑफ माय क्लाइंट हैज फेस्ड दिस इशू सो फार। हाँ, मुस्तकबिल में आ जाए कोई 10 साल बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए तो मैं फिर बता दूंगा भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, लेकिन जितना मेरा अभी तक का तजुर्बा है ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज नॉट माय ओन एक्सपीरियंस, इट कम्स फ्रॉम दी टैक्स प्रैक्टिशनर्स जो कि बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं। मसला बस मार्केट का ये है कि हम लोगों को जो काम नहीं आ रहा होता ना, हम शायद अवाम को वही डिसमिनेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ये वाला काम सही नहीं है। सो थोड़ा सा मार्केट का भी मसला है। आपको भी पता है कि टैक्स प्रैक्टिशनर्स कितने को अच्छे हैं हमारे मुल्क में, या कितने को ज़्यादा उस काम को समझते हैं। कहने को तो आजकल आप देख रहे हैं कि अभी जो है वो जिस तरह 1 जुलाई आ गई है तो आप शायद ही कोई वकील देखेंगे जो ये कहेगा कि मुझे टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी आती, बट उसकी एक्चुअली क्वालिटी क्या है दैट इज रियली डिबेटेबल। सो दिस वाज द ओवरव्यू अबाउट इट। अच्छा, अभी हम चलते हैं जरा अपने उसकी तरफ। अच्छा, ये जो कुछ काम ऐसे हैं जो कि शायद अगर आप किसी जो है वो एक एस्टेब्लिश्ड लॉ फर्म में काम करें तो आपको मौका मिले, अदरवाइज ये कुछ काम करने का मौका शायद पूरी जिंदगी किसी को नहीं मिलता। इसमें एक स्पेशल एक चीज है, ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का है।
अब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो है इस तरह की चीज कभी भी पार्टनरशिप में नहीं हो सकती है, ना ही सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकती है, ना ही इन दो एंटिटीज को आपकी जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं, ना ही इन दो बॉडीज के बुनियाद पे आप कहीं पे ये शो कर पाते हैं कि जनाब मैं जो है मैं तो एक बहुत बड़ा जो है वो कारोबारी आदमी हूँ, लिहाजा मुझे जो है वो विजिट वीजा चाहिए। मतलब सो मच सो अभी जो रिसेंट जो अमेंडमेंट्स इंटरनेशनली चल रही हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो लोगों की जो अपने सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं वी डू नॉट रिकॉग्नाइज देम। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA के अंदर अगर किसी पाकिस्तानी ने अपनी वहां पे जाके कंपनी खोलनी है और उसको ऐसा उसने इन्वेस्टमेंट शो करना है, तो एक कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में स्पेशली कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स में उन्होंने रिक्वायर किया हुआ है कि आपकी कंपनी बनी हो, SCCP से रजिस्टर्ड हो और उसको गुजरे हुए कम से कम 3 साल हो गए हो, और उसके बाद जो है वो आप वहां पे कारोबार कर सकते हैं। तो ये कंपनीज की इंपॉर्टेंस है, और कंपनीज के हवाले से तो पूरी दुनिया के अंदर जो है स्पेशलाइज्ड बॉडी, जिस तरह पाकिस्तान में SCCP है, अमेरिका में वो SEC है, इंडिया के अंदर भी इंडिया में वो सेकी है, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ इंडिया। सो ये जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है ना, इट इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। सो जब आप कहते हैं ना कि मेरा CUIN है, इट इज एक्चुअली लाइक CNIC, इट्स अ वेरी यूनिक नंबर, और जो कि पूरे दुनिया में जो है इसको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। सो दिस वाज अ बिट अबाउट द द बेसिक्स ऑफ द कॉर्पोरेट। अच्छा, अब ये अगले हम थोड़े से स्लाइड डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन से कवानीन है जो कि इनको देख रहे होते हैं, बिकॉज आपका ताल्लुक होने वाले कवानीन के साथ। मैं शायद हम कोई इसके ऊपर कोई हम पूरा एक साल भी लेक्चर लेते रहे तो हम जो कंपनीज एक्ट की जो गहराइयां हैं या जो उसके सारे सारे एस्पेक्ट्स हैं या जो उसकी पॉसिबल जो उसकी इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी लेंथी स्टैट्यूट। लेकिन कंपनीज एक्ट मेनली वो कानून है जिसके तहत आजकल हमारी कंपनीज गवर्न की जाती हैं। लेट मी जस्ट टेक अ सिप ऑफ द टी। गेट बैक टू मी ऑन दैट, सुबह अपडेट करके बता दो, ठीक है, और इसको बताना कि इसका क्या करना है, ठीक है। Take him on board, we call him and then we'll discuss. But keep it after 2 p.m. tomorrow because I'll be busy in courts before that. Okay, see you. All right. अगला जो हमारे पास मेन कानून है जिसके तहत SCCP चल रही है, बिकॉज जिस तरह मैंने बताया कि SCCP एक रेगुलेटरी बॉडी है और उसको चलाने के लिए उसका एक अपना कानून मौजूद है, वो है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। उस कानून में बेसिकली SCCP की अपनी जो पावर्स हैं उसको डिटेल आउट किया गया कि SCCP का अपना स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके दफ्तर कौन होंगे, उसके अफसरान कौन होंगे, वो करेंगे क्या, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, अपीलों का क्या प्रोसीजर है, कौन सी अपील कहाँ पे जाएगी, कौन सा मैटर कैसे देखा जाएगा, ये सारी चीजें वहां पे लिखी हैं। थर्ड थिंग इज कि SCCP की अपने रेगुलेशंस एंड रूल्स। नाउ रूल्स और रेगुलेशंस का ब्रीफ कोई किसी को डिफरेंस मालूम है? अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ लिया हो तो एनीवन कैन रेज द हैंड फॉर दैट। यार थोड़ा सा ना प्रोएक्टिव होके बैठे, ठीक है, मतलब जब एक बंदा टाइम निकाल के ना आपको कुछ सिखाने की कोशिश करे ना, तो ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर कि टाइम की वैल्यू जो है ना, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है उसकी तब कर सकते हैं कि जब हम भी उसमें उतना कोरिस्पॉन्ड कर रहे हो। अदरवाइज मैं भी बस ठीक है अगले कल को लेक्चर खोलूंगा और बस बोल बोल के चला जाऊंगा, दैट्स नॉट गोना हेल्प अस। सो बिस्मा, रूल्स और रेगुलेशंस में कोई डिफरेंस है? सर रूल्स सिर्फ गाइडलाइंस हैं और रेगुलेशन गवर्नमेंट एनफोर्स्ड ऑर्डर्स में भी। ओके समाविया, थैंक यू बिस्मा, आई हैव टेकन योर पॉइंट, आई एम जस्ट रीडिंग द कमेंट्स जो आ रहे हैं अभी। अच्छा नहीं, याद रखना है आपने, जो रूल्स हैं वो हमेशा गवर्नमेंट इशू करती है, जो रेगुलेशंस हैं वो हमेशा डिपार्टमेंट इशू करता है। अगर आप हायरार्की कभी बनाएं कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन या उसके जो है वो एक किस चीज को क्या प्रेफरेंस है, तो हमेशा सबसे ऊपर आइन रहेगा, फिर वो मुतलका कानून रहेगा, फिर गवर्नमेंट के बनाए हुए, चाहे अगर वो कोई प्रोविंशियल बॉडी है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूल्स, अगर वो फेडरल बॉडी है तो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स। उसके बाद जो है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस दरअसल वो इख्तियार होता है हर उस इदारे का जो कि कानून उसको कहता है कि आप अपनी एक्ट के तहत फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए आप जो है इनके ऊपर काम कर सकते हैं।
यहाँ पे एक समाविया के क्वेश्चन मैंने देखा था अभी, कंपनी में रूल्स आर्टिकल्स में कंपनी खुद बनाती है। हाँ, गुड क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हमें हिस्ट्री के ऊपर जाना पड़ेगा। 3 डॉक्यूमेंट्स जो है ना, 2 डॉक्यूमेंट्स बेसिकली हम उसको कहते हैं कि ये किसी भी कंपनी के गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी का स्कोप बताती है, तो ये कंपनी क्या करेगी या क्या नहीं करेगी या क्या क्या करने की इसको इजाजत है, इस तरह के सारे मामला। अभी बल्कि मैं आपको रेडीली किसी एक आधी कंपनी का अपना दिखा भी देता हूँ। किस कंपनी का दिखाएं आपको? कोड फ्लेम का दिखा देते चले। कोड फ्लेम के मेमोरेंडम कौन से वाले हैं? ये अमेंडेड है या दूसरे हैं? या इसकी अच्छी वाली क्वालिटी नहीं है, पर चलें, आई गेस दैट शुड वर्क। आई एम जस्ट ओपनिंग दी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपको एक रेडी जो है उसका व्यू देने के लिए कि वो होती किस तरह की है या वो क्या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मैं बता रहा हूँ उसका स्कोप कंपनी का। बिकॉज जितना आप उसको हैंड्स ऑन सीखेंगे ना, उतना ही जो है वो आपको उसमें फायदा हो पाएगा। ओके, मेरे ख्याल ये वाली स्क्रीन शो हो रही है मेरी। ओके, सो ये मुझे आपको नजर आ रहा है ये वाला डॉक्यूमेंट? जरा मुझे बोल के कंफर्म कर दे, बिकॉज मेरी स्क्रीन चेंज है। यस सर। हाँ, चलिए, जबरदस्त। अच्छा, देखिए, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो कि बता रहा होता है कि कंपनी का स्कोप क्या होगा। जैसे ये मेरे क्लाइंट की कंपनी है जिसका नाम है कोड फ्लेम प्राइवेट लिमिटेड, दूसरे पे लिखा हुआ है कि इसका स्कोप क्या है, कि ये पंजाब के अंदर इसका दफ्तर होगा। अब इससे बात याद, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ पंजाब में काम कर सकती है। ये सिर्फ उसके रजिस्टर्ड एड्रेस की हद तक है। वो भी इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने जब एससीसीपी ने अपने कुछ मामला देखने होते हैं तो प्रोविंशियल वाइज चल रहे होते हैं कि कितनी सूबे में कितनी कंपनियां, और उनके अपने सीआरओ के मामला थे, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये असल चीज है जो कि आपका होता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। आई अपोलोजाइज, थोड़ा सा ये स्कैंड डॉक्यूमेंट था। अब जो इशू हो रहे हैं ये बिकॉज ऐसे था कि बिकॉज इसको मैंने ना अमेंड करवाया था एससीसीपी से, तो ये जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इशू होता है ये वो नहीं था, इसमें कुछ चीजें मुझे चेंज करवानी थी, तो उसके लिए फिर जो है हमने इसको ठीक किया था। अब क्या लिखा हुआ है सामने कि द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी शैल बी टू एस्टैब्लिश द बिजनेस ऑफ कंसल्टेंसी इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, provide services of project management, IT requirement management, system analysis, design, programming, software testing, software quality assurance। ये मतलब sort of all words लिखे हुए हैं जो कि possibly एक particular जो है वो कंपनी के इस्तेमाल, एक कंपनी का जो स्कोप है जो वो काम कर सकती है उसको बता रहे हैं। ये एक आईटी की कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर बेचती है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ द कंपनी वर्क्स। लेकिन जो मेमोरेंडम है उसके अंदर एक कुछ चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिखा हुआ है कि भाई तीसरे क्लोज के अंदर जो लिखा हुआ है उन कंपनियों के अलावा तमाम बिजनेसेस को कर सकती है जो कि उसको करने की इजाजत है, या फिर जो पहले स्कोप पे लिखा हुआ है उसके एंसिलरी बिजनेस हो। यानी कि इस स्कोप को जो है ना, जो पर्टिकुलर पहली लाइन थी, इसको बहुत वाइड कर दिया गया। इसको वाइड ऐसे किया गया कि देखें बहुत सारी चीजें एचसीसीपी के इख्तियार में नहीं है, या फिर एक अगर किसी ने खुद भी ड्राफ्ट किया हो तो उसके इख्तियार में नहीं है कि वो सारी सारी चीजों को एक पर्टिकुलर मोमेंट में बैठे कैटर कर सके। तो वहां पे ये जो सेकंड क्लोज है वो उसको एड करती है उसके स्कोप को प्रोटेक्ट करने में। तीसरा इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत सारे सवाल खुद क्लियर हो जाएंगे, वो ये है कि जनाब इन सब के अलावा कंपनी जो है फलाने फलाने काम नहीं करेगी। बैंकिंग, ये वाली कंपनी बैंकिंग कंपनी नहीं बनाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कोई बैंकिंग कंपनी बनेगी तो उसके आर्टिकल्स डिफरेंट होंगे, उसमें ये बात नहीं लिखी होगी। एनबीएफसी नहीं बनाएगी, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस स्कीमें नहीं बनाएगी, एडवाइजरी सर्विसेज नहीं बनाएगी, रीट नहीं बनाएगी, हाउस फाइनेंसिंग नहीं बनाएगी, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल फंड मैनेजमेंट नहीं बनाएगी, डिस्काउंटिंग सर्विस नहीं बनाएगी, पेंशन फंड स्कीमें नहीं बनाएगी, इंश्योरेंस बिजनेस नहीं बनाएगी, मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी नहीं बनाएगी, स्टॉक ब्रोकरेज बिजनेस नहीं बनाएगी, फॉरेक्स नहीं बनाएगी, क्लियरिंग हाउस नहीं बनाएगी, एडवाइजर नहीं होगी, कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होगी। ये वो सारी चीजें हैं, ठीक है। ये जो डिफरेंट चीजें लिखी हैं ना, ये दरअसल एक डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जो कि बेसिकली आपकी कंपनी उन कंपनीज के लिए हैं जो कि लाइसेंस्ड होती हैं। ये वो सारे काम लिखे हुए थे
कि जो जो काम करने के लिए आपको पहले एससीसीपी में जाके लाइसेंस लेना होता है और उसके बाद वो काम होता है, ठीक है। सो ये वो सारी जनरल स्कीम है उन चीजों की। तीसरा है कि जो काम पाकिस्तान में वैसे ही इलीगल है, उसमें सबसे पहला ये है कि जनाब कोई ऐसा काम करे, कंपनी का नहीं करेगी, कंपनी एमएलएम नहीं करेगी, पायरामिड नहीं करेगी, पोंजी स्कीम नहीं करेगी, ये एमएलएम, पायरामिड, पोंजी स्कीम्स, ये लॉटरी बिजनेस नहीं करेगी, सारी बेसिकली वो है। आई डोंट नो आप लोगों का ह्यूमर कितना अच्छा है या नहीं, लेकिन एक ना वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसके अंदर ना वो खातून थी, एक उनकी वीडियो है, इंडिया की बेसिकली वो वीडियो है, आई फाइंड इट वेरी फनी समटाइम्स। उसमें वो कह रही होती, सबको खड़े होकर ना लेक्चर दे रही होती, कह रही होती कि लेवल सबके निकलेंगे, शायद अब आपने किसी ने सुना हो वो वाली वीडियो, लेकिन लेवल उसके निकलेंगे जो कि खड़ा रहेगा। तो वो बेसिकली जो स्कीम है ना, दैट इज एक्चुअली दी एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कि यार बाजफ आया है, बाजफ से कहना है यार तुम ना 10 रुपए इन्वेस्ट करो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, बाजफ कहते हैं प्रॉफिट कहाँ पे है, तो आगे फिर जाके बाद में उसको बताते हैं कि नहीं भाई, प्रॉफिट तब मिलेगा जब बाजफ साहब तुम 3 बंदे और लेकर आओगे, वो 3 बंदे लेकर आएंगे, वो 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। सो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। नाउ दिस इज अ वेरी absurd बिजनेस, बट इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसी सीपी इन चीजों को रेगुलेट नहीं करती है, इनको स्पेसिफिकली मना किया गया कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बहुत सारी कंपनीज अभी रिसेंट पास्ट के अंदर आपने देखा होगा कि ये जो कर्जे वाली एप्स चल रही हैं, फलाना टमकाना, ये सारे के सारे लाइसेंस नहीं है एससीसीपी से। ये बस समझ लें कि मेरे और आपके जैसे कुछ मासूम लोग हैं दुनिया के अंदर, जिनकी वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनसे कर्जा ले लेते हैं, फिर इंटरेस्ट देते रहते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये थोड़े से मामला हैं। अच्छा, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, और यहाँ पे ही जो है सारा कंपनी का जो फर्क है ना, ये आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरे कुछ विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़े से इवल माइंडेड क्लाइंट्स है ना, वो बेसिकली कंपनियां बनवाते हैं इस 4th क्लॉज के लिए। वो ये है कि द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी में कोई लेट्स से कि 1 करोड़ रुपया मार्केट का देना है और कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, और कंपनी चाहे सिंगल मेंबर कंपनी ही क्यों नहीं है, उसके सारे के सारे शेयर्स मियां बाजफ के नाम पर ही क्यों नहीं है, अगर कंपनी के अपने एसेट्स 1 करोड़ रुपए के नहीं हैं, तो मियां बाजफ शहबाज के जो जाती एसेट्स हैं उसमें से 1 रुपया भी नहीं कोई क्लेम कर सकता। कंपनियां लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पर्सनल एसेट्स उससे सिक्योर रहते हैं, कोई मार्केट के पैसे, नथिंग, कोई क्लेम जो है वो उसकी जात की हद तक नहीं आ सकता। अगर फाइल किए भी जाते हैं तो जो कोर्ट्स हैं वो उसको ग्रांट नहीं करती हैं। इसकी एक्सेप्शन सिर्फ एक मौजूद है, दैट इज लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। और वो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल ये है कि जिसके अंदर कोई ऐसे की एलिगेशंस लगाई जाएं कि जनाब इसने ये सारा सारा कारोबार किया ही सिर्फ पैसे हथियाने के लिए था और जाली था, तो वहां पे कोर्ट कहती है कि नहीं, ये बंदा ही फ्रॉडी है, तो लिहाजा कॉर्पोरेट वेल भैया आप उठाएं और ये जो इसके जाती एसेट्स हैं इसको भी साथ में अटैच करें। और रिसेंट पास्ट में पिछले कोई 15 सालों के अंदर मुझे ऐसा कोई भी केस लॉ जो है या कोई ऐसा केस इंपॉर्टेंट याद नहीं आ रहा जिसके अंदर ये काम हुआ हो। उसकी वजह से ये कि लोग लेजिट बिजनेस कर रही हैं, अपना कारोबार कर रही हैं, कंपनियां डूब जाती हैं, वाइंड अप हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो जाती एसेट्स होते हैं वो सिक्योर रहते हैं। लोग इसीलिए जो है वो अपनी कंपनियां बनाते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ कट रही है, आई एम रियली सॉरी अगर कट रही है तो वो कोई इंटरनेट का मसला है, एंड आई हार्डली कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। ठीक है जी, सो दिस इज समथिंग अबाउट दी द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तीसरी है एलएलपीज। एलएलपीज की भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है उसका भी बेसिकली ना वही होता है स्ट्रक्चर जिस तरह कंपनी का होता है। फर्क ये कि ये बड़ा ही एक स्पेशलाइज्ड किस्म का जो एक नई एंटिटी बनी है, और उस एंटिटी का ताल्लुक ये होता है कि जहाँ पे जो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाले जो प्रोफेशनल्स है ना, वो बेसिकली जो है वो मिलके बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स के जहाँ पे काम ऐसा कर रहे हैं कि वो एक कारोबार की सूरत में चला तो रही हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी ना कोई भी जो है वो एवरीवन इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, बट इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इट्स नॉट दैट केस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आपकी लायबिलिटी उस हद तक है जिस हद तक आप उसने काम पे किया है। मिसाल के तौर पे वकीलों की फर्म है,
पाकिस्तान में तो ये होता ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली स्पीकिंग वकीलों की फर्म है, डॉक्टर्स का एक हॉस्पिटल है, 5 डॉक्टर उसमें काम करते हैं, उन्होंने LLP बनाई हुई है। एक लेट से हैं जी डॉक्टर असलम, एक डॉक्टर आबिद, एक डॉक्टर अहमद, एक डॉक्टर बदर, एक डॉक्टर जो है मुनीब, ठीक है। डॉक्टर अहमद एक डॉक्टर से जो है वो कोई नेग्लिजेंस के अंदर डेथ हो जाती है, और उसके जो समझ लें कि जो जिसकी जो विक्टिम है उसके जो अहलो अयाल हैं वो केस फाइल करते हैं। तो वहां पे सिर्फ अगर कोई क्लेम आ सकते हैं ना, अच्छा मेरी तरफ से यार नजर आ रही है हितेश साहब, आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें अपने इंटरनेट को यार, ठीक है। जो डॉक्टर अहमद साहब है ना, सॉरी जो भी है, वो उस हद तक सिर्फ लिमिटेडली लायबल है, बाकी लोगों के भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वो चीज है जो कि LLPs के अंदर होती है। बाकी चूंकि ये जो कॉर्पोरेट लॉ है इसके अंदर ना बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश मौजूद है। अभी तक भी पिछले 5 सालों में बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हमें देखने को मिले हैं जो कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। कंपनीज एक्ट जाहिर तो लगता है कि वो चीजें जो है वो कैटर हो रही हैं, लेकिन असल में वो लॉ उन चीजों का एड्रेस नहीं कर रहा। तो लिहाजा प्रेसिडेंट्स जो है इसके ऊपर डिटेल में आते रहते हैं, जिसके ऊपर जो है हमें पढ़ना पड़ता है कि लॉ किस तरफ जो है वो चल रहा है। इसकी बड़ी सादा मिसाल है, मेरा एक जाती केस भी लगा हुआ है उसके ऊपर। उसमें यही है कि कंपनीज एक्ट में एक पर्टिकुलर पिटीशन के लिए जो है वो कोई टाइम लिमिटेशन नहीं लिखी कि कितने दिनों में इसका केस फाइल करना है। और उसके बाद होता ये है कि अभी रिसेंटली काजी फैजी साहब की जजमेंट आई थी 2023 के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी जहाँ पे फ्रॉड अलेज किया जाएगा वो चूंकि एक पीनल है, पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके, तो लिहाजा जिस तरह क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो कभी भी टाइम बार नहीं हो सकती है, लिहाजा वो वाली पिटीशन टाइम बार हो नहीं सकती है। सो खैर मेरे अपने उसमें डिफरेंसेस हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता, उससे जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल राइट्स लोगों के खराब हो सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू के corporate law is evolving with time, especially when we have the, I'm not really sure about judges from the Sindh, but from Punjab and Islamabad High Court and in the Supreme Court as well, there are many judges who are evolving the company's law in the aspect that they are applying to, they're trying to apply pre-mediation and I apologize। जब चली जाए तो फिर कुछ हम कर नहीं सकते हैं। तो एनीवेज, मेरी आवाज आ रही है आपको, जरा मुझे कंफर्म करिए। Can you hear me? अच्छा आवाज नहीं आ रही, जस्ट वन मोमेंट, लेट मी थोड़ा सा इसके जो फंक्शंस है ना, जस्ट जस्ट वन मोमेंट। बेहतर है, ओके। अच्छा चलें, ये हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट दी कंपनीज के जो एस्पेक्ट्स हैं जो अभी इवॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद जो चीजें डिस्कस करने वाली हैं, बिकॉज हमारे पास अब कुछ टाइम भी कम है, वो ये है कि सेक्टर्स कौन कौन से, कंपनीज जितनी भी मुल्क में काम कर रही हैं सारी सारी SCP के तहत ही काम कर रही होती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज के ऊपर एडिशनल रेगुलेटरी बॉडीज भी होती हैं, जिस तरह यहाँ पर राइटली पॉइंट आउट किया था हमारे एक पार्टिसिपेंट ने अबाउट द स्टेट बैंक, और मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग कंपनीज वर्क कंकरेंटली विद SCCP एज वेल एज स्टेट बैंक। इस तरह से मैं पावर सेक्टर का वकील हूँ, तो जो पावर की कंपनीज हैं नेपरा भी उनको गवर्न कर रही है, और कंपनीज जो SCCP है वो भी उनको गवर्न कर रही है, एंड इट गोज लाइक दैट। अच्छा SCCP के फंक्शंस क्या हैं, मोटी मोटी बात कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेट करना, कंपनियों को रजिस्टर करना यानी कि अपने साथ, फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए लाइसेंसेस देना, फिर कंप्लेंट्स अगर आ गई हैं या इटसेल्फ सुओ मोटो उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनकी इन्फोर्समेंट देखना, और फिर जो भी कानून में सिकम हो उसको उभाम को दूर करने के लिए अपने रेगुलेशंस रेगुलरली इशू करना, और लीप पोर्टल्स के थ्रू उन सारी की सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना। दिस इज द मेन थिंग दैट द SCCP परफॉर्म्स। अब ये सारी बातें तो हमने की हैं एज अ वे ऑफ बैकग्राउंड। अब जो असल काम है जो आपको समझ
समझना चाहिए बतौर वकील वो ये है, जो सबसे मिनिमम काम समझे जो मार्केट में आता है ना, वो आता है इस चीज का कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होनी है। एससीसीपी ने पिछले कुछ सालों में मेहनत करके इतना जो है वो इस चीज को आसान किया है कि उसमें ना अभी, बल्कि मैं बताता हूँ कि इस मंडे वाले दिन ना यहाँ लाहौर में जो है वो एक फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग थी, जिसमें एससीसीपी जो था वो एक स्पेशली इनवाइटेड थे। तो उनके कमिश्नर साहब आए हुए थे और वो कह रहे थे कि हमने इतना आसान कर दिया है कि अब वकीलों की जरूरत ही नहीं है। तो ऑल्दो वो बात तो उनकी सच है, लेकिन अ लिटिल बैड थिंग फॉर द लॉयर्स में बी, स्पेशली फॉर द यंग लॉयर्स, जिनका जो है, जिनको ये काम आता था, उसमें एक अच्छी जो है वो फीस बन जाती है। जनरली कंपनीज जो बनाने की जो एक्चुअल फीस है आजकल, अगर आप बात करें सीडीसी के सारे पैसे वगैरह मिला के, और अगर आप फिजिकल कॉपीज नहीं लेते तो दैट इज अराउंड मिनिमम शेयर कैपिटल वाली कोई 11,500-12,000 के राउंड जो है वो उसकी फीस बनती है, जो आपने एचसीपी को पे करनी है। लेकिन उसमें वकील जो हैं, मतलब अब मेरे जैसे वकील जो हैं वो उसके अंदर भी तकरीबन अच्छा चार्ज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, बिकॉज मेरा टाइम थोड़ा कीमती होता है। लेकिन इट्स समथिंग कि ये आपकी अपनी स्किल्स के ऊपर है। कुछ वकील जो हैं वो 20,000 में भी रजिस्टर करवा देते हैं, कुछ मेरे जैसे 1 लाख भी ले लेते हैं, काम हालांकि सेम ही होता है। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट। सो दिस इज समथिंग दैट यू गाइस कैन वर्क ऑन। और ये बिल्कुल भी आज के दिन में मसला नहीं है। आप जाके सर्च करें अपने यूट्यूब पे एससीसीपी का, वहां पर अपना चैनल मौजूद है, उस चैनल को आप जाके स्टडी करें, देखें, वहां पे वीडियोस हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का तरीका, ईच एंड एवरीथिंग, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट। तो ये एक एस्पेक्ट है जो कि आपको। अच्छा, उसके अलावा कुछ जब कंपनीज बन जाती हैं तो कुछ रेगुलर रिटर्न्स हमने फाइल करनी होती हैं, जो मोटी मोटी रिटर्न्स हैं जो कि पता होनी चाहिए। वो फॉर्म ए है, फिर उसके बाद जो है वो फॉर्म 9 है, जो हर साल तकरीबन जानी ही है। रिसेंटली आपकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस, कुछ फॉर्म 19 है, 17 है, ये जो है वो फाइल करने होते हैं। तो ये भी जो है वुकला का ही काम होता है। इन चीज़ों के ऊपर आप वर्क करें। अब वो कैसे करते हैं, ये उसकी क्या है, इसके ऊपर तो एक बड़ी लंबी हमें जो है वो सेशन करना पड़ेगा, अभी हम ब्रीफली उसको डिस्कस कर नहीं पाएंगे। सो ये वो काम है जो कि कंपनीज रेलिवेंट होते हैं। फॉर्म ए, मोटी बात बता देता हूँ, हर साल एससीसीपी को आपने एक रिकॉर्ड सबमिट करवाना है कि इस पर्टिकुलर कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, कौन इसका सीईओ है, एंड ऑल दैट डिटेल। तो ये वो पार्ट है जो कि आपको जो है वो सीख लेना चाहिए, ताकि आप जो है उसको असिस्ट कर सकें, क्योंकि ये क्लियरली एक अच्छा जो है सोर्स ऑफ इनकम होता है फॉर यंग लॉयर्स। सो दैट्स समथिंग यू शुड फोकस ऑन। नेक्स्ट वी गो के पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लायंस। एचसीपी जो मेन काम कर रही होती है, आपने अगर फॉर्म्स नहीं फाइल किए हुए, आपकी अगर कंपनी का शेयर कैपिटल इतना ज़्यादा था, 3 मिलियन से अबव था, और आपने जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करवाई है, तो आपको पेनल्टीज लगेंगी। दिस इज हाउ, दीज आर द थिंग्स, दीज आर सेक्टर्स दैट एचसीसीपी रेगुलेट्स। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि फिर हम अभी आगे कुछ डिफरेंट डिस्कशन पे जाने वाले हैं। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जी रऊफ, क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, कंपनी लोगो भी एचसीपी से रहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता वैस भाई। रऊफ, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं फिर आपको वो वैस भाई की बात का जवाब देता हूँ। रऊफ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं तब तक वैसे भी क्वेश्चन देता हूँ। देखें, ये बात समझें थोड़ी सी। कंपनी रजिस्टर कराना एससीसीपी का काम है, कंपनी रजिस्टर करना, उसके रिकॉर्ड्स देखना। ये जो लोगो है ना, वो बेसिकली लोगो हम कहने को लोग कहते हैं, बेसिकली वो ट्रेडमार्क होते हैं कानून की जुबान में। और इसका जो मुतल्लिका इदारा है दैट इज आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो है वो आपके 4 किस्म की चीजें रजिस्टर होती हैं। सबसे कॉमन जो हम देख रहे होते हैं वो है आपके ट्रेडमार्क्स, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में जाएं तो कॉपीराइट्स, उससे मजीद कॉम्प्लेक्स में जाएं तो पेटेंट्स, और पाकिस्तान में तो बहुत ही नापैद हैं, वो है इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। ये 4 डिफरेंट चीजें हैं जो कि आईपीओ रेगुलेट कर रहा होता है। एससीसीपी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी वेरी रिसेंटली लेकिन जो एक अच्छी चीज हुई है वो ये हुआ है
कि चूंकि पुराने कुछ लोग जो काम कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने सोल प्रोप्राइटरशिप्स के ऊपर जो है वो अपने लोगोस वगैरह रजिस्टर करवाए हुए थे। अब सिमिलर नाम के लोग जो है वो कंपनियां एससीसीपी में लेने के लिए जा रहे थे। अब कंपनीज रेगुलेशन 2024 में एक स्पेसिफिक प्रोविजन डाली गई है कि अगर किसी बंदे का लोगो जो है वो रजिस्टर्ड है आईपीओ के साथ, तो सेम लोगो या सेम ब्रांड नेम जो है वो एससीसीपी के अंदर जो है उसको रजिस्टर नहीं करवा सकता। इसके लिए इन्होंने जो इस दफा बहुत अच्छा काम किया है वो ये है कि एससीसीपी की जब नेम इनकॉर्पोरेशन या सॉरी कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रही होती है, जिसका एक स्टेप नेम रिजर्वेशन है, तो नेम रिजर्वेशन की स्टेज के ऊपर एससीसीपी का पोर्टल और आईपीओ का पोर्टल ये आपस में इंटीग्रेटेड है। एससीसीपी के ऑफिसर्स जो हैं वो आईपीओ के जो डेटाबेस है उसको रियल टाइम में चेक कर सकते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये नाम जो है कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है पहले, और फिर वो उसको प्रोसीड करते हैं। सो आई होप अवैस आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया। चलिए ग्रेट। आईपीओ का काम मैं करता हूँ ट्रेडमार्क्स की हद तक, कॉपीराइट्स नहीं करता, बट दैट्स अनदर डिबेट एंड इट्स लॉन्ग डिबेट। अच्छा, तीसरी बात ये कि यार अब अगला काम आते हैं कि देखो बतौर वकील आपको समझना पड़ेगा कि यार मतलब हम किस तरह से जो है वो क्लाइंट्स को टैकल कर सकते हैं, क्लाइंट से हम किस तरह समझाएं। वो पूछेगा आपसे कि यार मुझे कंपनी बनाने का क्या फायदा है। तो कंपनी बनाने के जो मोटे मोटे फायदे हैं ना, टैक्सेशन के हवाले से मैंने बात की, वो सारी चीजें हैं जो कि आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। लेकिन हर किसी के लिए कंपनी सूटेबल नहीं होती है। कभी कभी कुछ ऐसा आया कि मेरे कुछ क्लाइंट्स आए, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो हमारा ये प्रोजेक्ट तकरीबन 3-4 महीने चलने हैं और हम चाहते हैं कि हम इसको जो कारोबार को कंपनी में रजिस्टर करवाएं। अब उनके लिए वो सूटेबल नहीं था। वो सूटेबल उनके लिए इसलिए नहीं था बिकॉज ऐसा कोई वो काम ही नहीं करने वाले थे जो कंपनी उनको बेनिफिट कर सके। वजह उसकी ये थी कि उनका जो प्रोजेक्ट था वो लोकल था, इंटरनेशनलाइज नहीं था। लिहाजा जो रेगुलेटरी बॉडीज हमारी इंटरनेशनल है, वहां पे उनकी अप्रूवल या एक्रेडिटेशन होना कोई जरूरी था ही नहीं। दूसरी बात ये कि वो टाइम बाउंड था। 3 महीने के लिए वो एक प्रोजेक्ट जो है वो करना चाह रहे थे। मिसाल के तौर पे जो वो करना चाह रहे थे बता देता हूँ आपको। वो सोलर का जो है ना, एक वहां की कंपनी से जो है वो इंपोर्ट करना चाह रहे थे, पाकिस्तान में चाइना से इंपोर्ट करना चाह रहे थे। तो चाह रहे थे कि सिर्फ वो जो सोलर आएगा वो शिपमेंट आएगी, 2 या उनके 3 जो थे वो उनके शिपमेंट्स थी वो आएंगी और वो यहाँ पे हम फर्दर ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं वो हम बेच देंगे। लेट्स से कि सादा जुबान में कहता हूँ 100 रुपए का बाहर से आया और यहाँ पे हमने 120 रुपए का बेच दिया। 10 रुपए एक पार्टनर के, 10 रुपए एक पार्टनर के, 100 रुपए जो इक्विटी का था वो वापस हुआ एंड दैट्स इट। और हम इस मामले को खत्म कर देंगे, हमने दोबारा आपस में काम नहीं करना। तो ऐसी सूरत हाल में कंपनी की जरूरत नहीं है उनको। सो ये वो सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके ज़हन में होनी चाहिए किसी बंदे को एडवाइस करने के लिए। बिकॉज मैं आपको एक बात समझाऊंगा, कंपनी खोलना बहुत आसान है, कंपनी बंद करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, उसके लिए जो है वो आपकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज देखिए उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब उसके जो लोग उसको चला रहे हैं, ऑल्दो वी कैन कंस्ट्रू कि दे आर देयर ओनर्स, बट द कंपनी ओन्स इट्स ओन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिसकी वजह से एससीसीपी जो है वो किसी कंपनी को बंद करने के लिए उसकी जो रेगुलेटरी ओवरसाइट है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मोस्टली कंपनीज जो है वो जब काम छोड़ देती हैं तो वो प्रॉपर उसको जो है वो बंद नहीं करवाती हैं और वो बस उसको वहीं रहने देती हैं। एससीसीपी भी 5-10 साल के बाद, 15 साल के बाद जब उनको ख्याल आता है तो वो फिर एक लिस्ट निकालती हैं और डिफंक्ट कंपनीज की जो है उनको जो है वो रिमूव कर देती हैं। अच्छा, साहिबा का मैं क्वेश्चन जरा समझ लूँ पहले, थोड़ा सा डिटेल्ड है। Sir, does small business also come into company as per law? The apprenticeship and supervision for it. साहिबा, SCCP is not really concerned कि आपका कारोबार छोटा है या बड़ा है। SCCP is only concerned कि अगर कंपनी है तो उसको वो ओवरसाइट करेगी। अब जिस तरह आपने कहा कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो आपके एफबीआर में रजिस्टर्ड होती है, SCCP में नहीं होती है। अब ये आपकी ख्वाहिश है। मैंने कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे के हमारे जो कि काम अरबों रुपए का कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर, वो शिफ्ट करते ही नहीं है कंपनी के ऊपर। लेकिन और कुछ ऐसे भी हैं जो काम चाहे जो है वो हजारों या लाखों के कर रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई हमने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, हमने अपनी कंपनी का नाम बढ़ाना है, हमने मुल्क में हमने आइंदा जो है वो वीजा प्रोसेसेस के लिए जाना है, वहां पे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एंड ऑल दैट। और साहिबा, जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, जिस तरह मैंने बहुत शुरू में बताया था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं वो एफबीआर के साथ डायरेक्टली जो है रजिस्टर्ड। आप उस बंदे का पहले एनटीएन बनाएंगे, एनटीएन बनाने के बाद आप फॉर्म 181 फाइल करेंगे और वहां पे आप उस बंदे का सारा कारोबार की डिटेल्स लिखेंगे
और फिर उसमें जो है वो उसकी टैक्स प्रोफाइल इंक्वायरी में उस बंदे का कारोबार का नाम आ जाए। So that's entirely under a separate law with a different procedure. ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन यहाँ पे किसी का? अच्छा, अब आते हैं हम अगली तरफ ना, वो है ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अच्छा, मैंने आपको आर्टिकल्स नहीं दिखाए, लेट मी जस्ट शो यू दैट। आर्टिकल्स किस कंपनी के मेरे पास पड़े होंगे? दिखाना डिफिकल्टी है, इतना ज़्यादा टाइम कम है, बट चलें थोड़ा सा आपको जो है उसका एस्पेक्ट दिखा देते हैं। अच्छा देखें जी, ये आर्टिकल्स हैं कंपनी के, ये नजर आ रहे होंगे आपको। ये तकरीबन 16 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है। जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं ना किसी भी कंपनी के, वो बेसिकली उनका अपना इंटरनल गवर्निंग स्ट्रक्चर होता है। उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि कौन सी कंपनी जो है उसका काम कैसे चलेगा, उसके शेयर्स क्या होंगे, कैसे होंगे। अब ये जो है ना सारा सारा पुराना स्टाइल है, अंदर ये चीजें ड्रास्टिकली चेंज हो गई हैं। पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे ना, ये वुकला साहिबानी बनाते थे और फिर उसके बाद जो है वो अपना उसको रजिस्टर करवाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऑनलाइन एचसीपी के लीप पोर्टल पे अब ये ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं और आप उसी को डाउनलोड कर लेते हैं। अब उसके अंदर भी एक फर्क आ गया कानून का। अभी तक बहुत ज्यादा जो है वो मैं अनफॉर्चुनेटली देख रहा हूँ, कुछ जो है वो कुछ ओल्ड स्कूल के जो टीचर्स हैं वो अभी तक थोड़ा सा गलत ही पढ़ाई जा रहे हैं स्टूडेंट्स को अपने लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सब्जेक्ट के अंदर। उसमें वो ये उनको बताई जा रहे हैं जनाब के आर्टिकल भी आपने बनाने हैं, रैंडम भी आपने बनाने हैं। भाई पुरानी गल्ला हो गई ने, वो कम नहीं रहा। अब जो है ऑटोमेटिकली हर चीज जनरेट होती है, एंड सो मच सो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो इस वक्त इतने प्रिसाइज आ गए, सिर्फ 2 सफ़ों के होते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स के हम देखते हैं कभी कभी जो कोई पुरानी कंपनीज जो है उनकी कोई लिटिगेशन आ जाए, तो जो 1990s या 1980s में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक्सटेंडेड फॉर्मेट चल रहा था, दैट वाज ओवर 40 पेजेस लॉन्ग, और आज के दिन में सिर्फ 2 सफ़ों के हैं। वजह उसकी ये बनी है कि जनाब जब 1984 का कानून था ना, तो कानून में बहुत ज्यादा उबहाम था। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता थ्रू प्रेसिडेंट्स रिमूव होती गई हैं, क्लैरिफाई होती गई हैं। अब उन सारी चीजों को डिटेल आउट करके लिख दिया गया है कंपनीज एक्ट 2017 में, और साथ में एक प्रोविजन डाल दी गई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट में कोई जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो वहां पे प्रिवेल कंपनीज एक्ट करेगा। पहले सूरत हाल ऐसी नहीं थी। पहले सूरत हाल ये थी कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इस हवाले से साइलेंट था, और जो प्रेसिडेंट्स इसके ऊपर जो थे वो इस्टेब्लिश जो हो रहे थे वो ये थे कि इसको एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट समझा जाएगा और उसकी जो प्रोविजन होंगी वो लॉ से ज्यादा ऊपर प्रिवेल करेंगी। तो ये अब जो है एक ड्रास्टिक चेंज है, जो कि बहुत सारे अभी भी एकेडमिक्स ने जो है अपने आप को अपडेट नहीं किया हुआ अनफॉर्चुनेटली, और ये वो नहीं उसको असर्टन कर पाते हैं। और दूसरी बात, ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन जी कि कंपनी अगर जो है वो एक पर्टिकुलर काम कर रही है, लेट्स से कि अगर कोई सोलर की कंपनी है तो वो कोई और XYZ कंपनी जो है वो उसका कोई काम कर नहीं सकती है। अगर शेयर होल्डर्स जो है वो रेजोल्यूशन पास कर दें तो कंपनी का नाम इररिस्पेक्टिव क्या है वो फिर भी वो काम कर सकती है। देयर इज नो अथॉरिटी who can stop them from doing so unless until there are certain regulatory bodies who require specifically that this must be included in your principal line of business। ये मेरी बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। ये मैं ना अब्दुल रफ़ीक क्वेश्चन पढ़ लूं फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। इस डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि रऊफ भाई ये वही मैं आपकी जो शुरू में मैंने बात की थी ना कि जो है ना कि सिंध के अंदर वहां पे वो जो पार्टनरशिप्स वाला मामला है ना वो हुआ है उनके पास, जो इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के एक डिपार्टमेंट बना होता है वो उनके पास है। पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में बेसिकली ये ना रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टॉक ऑफ फर्म्स हैं, उनके पास इख्तियारात हैं। और फर्क सिंपल है जी कि देखें जी SECP आपको जो जारी करता है वो लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड CUIN नंबर लिखा होता है, उसके सबसे ऊपर SECP लिखा होता है, उसमें वर्ड मेंशन होता है इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। जबकि जो आपका वो जिसकी आप बात करें ना, जो आपने शायद देखा होगा वो फॉर्म C देखा होगा आपने। फॉर्म C बेसिकली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है पार्टनरशिप्स का, और FBR सोल प्रोप्राइटरशिप्स के लिए ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करता नहीं है।
सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट। अगर तो आपकी प्रोविंशियल बॉडी ने भेजा हुआ है तो इसका मतलब है कि इट्स अ पार्टनरशिप, अगर वो फॉर्म सी है तो। अगर वो फॉर्म जो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है, दैट मींस इट्स अ कंपनी। ठीक है, आई थिंक आई हैव ट्राइड टू आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। हाँ, और इसमें क्या क्या काम होते हैं? रिप्रेजेंटेशन। बहुत सारे मैटर्स के अंदर जो है ना, मामला ऐसा है कि कोर्ट में नहीं जाता, मामला डायरेक्ट एससीसीपी खुद डील कर रहा होता है। तो वहां पे एससीसीपी उनको नोटिस करते हैं, आप बतौर वकील वहां पेश हो सकते हैं, क्लाइंट्स को असिस्ट करते हैं, बताते हैं। कंप्लायंस के बहुत सारे मसले आते हैं, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहे होते हैं, फॉर्म 9 के इश्यूज आते हैं। तो ये वो सारी चीजें जो कि आप बतौर वकील करते हैं, लेकिन खैर अब इसमें कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, जो कंपनीज का जो शेयर होल्डर्स का जो सारा एस्पेक्ट है ना, उसके लिए मैंने कल का लेक्चर रखा हुआ है कि जो कंपनीज के अंदर इटसेल्फ क्या क्या काम होते हैं। जो कंपनी बेंच, जिसको आपने शायद सुना हो कभी कि कंपनियों केसेस तो हाई कोर्ट में चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ पर्टिकुलर केसेस हैं कंपनीज एक्ट के जो हाई कोर्ट में आते हैं। उसके अलावा जो भी कोई डिस्प्यूट होगा वो सारे सिविल कोर्ट में, कोई भी अगर और कोई रेलेवेंट फॉरम है तो वहां भी जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिस्टिंक्शन। अच्छा, ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रेजोल्यूशंस, एग्रीमेंट्स। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो चलें ठीक है, एक जनरल कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस का काम है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कोई भी काम करेगी तो वो करेगी थ्रू रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन क्या होती हैं ये भी हम कल वाले डिटेल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन समझ आपने ये लेना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाने का इख्तियार रखते हैं। शेयर होल्डर्स के पास कंपनी को चलाने का कोई राइट नहीं होता। शेयर होल्डर्स के पास जो वाहिद राइट है वो ये है कि उन्होंने इलेक्ट करना है कि कौन बंदा कंपनी का डायरेक्टर होगा। यानी कि उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना है या एमएनएज एमपीएस को इलेक्ट करना है कि कौन लोग जो हैं वो इस मुल्क को चलाएंगे, और फिर वो इवेंचुअली चलाते हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी में वो वाला काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि रूल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर द पब्लिक सेक्टर कंपनीज के स्पेशली रूल्स भी बने हुए हैं 2013 वाले, वो उनके तहत चल रहे होते हैं। ऑडिट्स वगैरह होते हैं कुछ मामलात के। अच्छा, हाँ, कुछ पिछले कुछ टाइम के अंदर इनकॉर्पोरेशन काफी जो है वो एडवांस हो चुकी है। इनकॉर्पोरेशन का इस वक्त स्टेटस ये है कि अब पहले होता ये था कि हमारे जैसे कुछ वकीला भाई होते थे, किसी दोस्त ने कह दिया, किसी क्लाइंट ने कह दिया कंपनी रजिस्टर करवाएं, तो वकील साहब ने क्या करना है, अपना ही फोन नंबर लगाना है, अपना ही ईमेल एड्रेस लगाना है, और जो है जनाब उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा देनी है, और जो क्लाइंट है उसको अपने पोर्टल का पासवर्ड भी नहीं पता। अभी वेरी रिसेंटली जो है वो एसएससीपी ने एक कोऑर्डिनेशन की है नादरा के साथ, जिसके वो हर महीने उनको करोड़ों रुपए देते हैं। उसमें उन्होंने वो ये इंटीग्रेशन की है कि अब किसी भी बंदे का पोर्टल उस वक्त तक नहीं बन सकता जिस वक्त तक वो वाला फोन नंबर ना यूज किया जाए जो उस पर्टिकुलर सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक कंपनी खुलवाना चाहता हूँ आज, और मैं उसमें शेयर होल्डर या सीईओ बनना चाहता हूँ, और मेरे पास जो है अपना रजिस्टर्ड कोई फोन नंबर अपने सीएनआईसी के ऊपर नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में मैं कंपनी नहीं खुलवा सकता। ये एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट की है, इसको टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन मेथड आप इसे कहते हैं, जो कि अभी अप्लाई हो रहा है। सिमिलरली आपकी एक पर्सनल ईमेल एड्रेस रिक्वायर होती है, और उसके बाद जो है सारा प्रोसेस इशू होता है। तो ये कुछ नई एडवांसमेंट्स हैं। आपको दो चीज़ें फॉलो अप करनी चाहिए, एक एससीसीपी का जो यूट्यूब चैनल है वो, और दूसरा एससीसीपी का लिंक्डइन पेज, वहां पे जो है रूटीन में ये चीज़ें आती रहती हैं। उसके बाद हम जो कुछ नए काम जो हो रहे हैं जिससे आप सीख सकते हैं वो रिसर्च और ड्राफ्टिंग तो जनरली है। हाँ, सेक्रेटेरियल वर्क। अच्छा देखें, ये मैं थोड़ा सा ये जो सेक्रेटेरियल वर्क है ना, ये कुछ टाइम में मैंने कुछ हमारे दोस्त बड़ा अच्छा जो है वो इसमें ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। वो ये है कि कंपनी सेक्रेटरी का आपने शायद सुना होगा। कंपनी सेक्रेटरी आमतौर पर जो है जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं वो वकील ही होते हैं। तो ये एक इन हाउस काउंसिल जिसको आप कहते हैं ना, उसकी पीक समझ लें कंपनी सेक्रेटरी होती है, या अगर उससे ऊपर कोई कंपनी, अगर कोई लिस्टेड कंपनी तो उसमें लीगल डायरेक्टर्स भी होते हैं। तो ये वो एस्पेक्ट है जो कि आप एज ए यंग लॉयर उसमें ग्रो कर सकते हैं। कंपनी में आप इन हाउस काउंसिल के तौर पे ज्वाइन करें, एंड यू ग्रो विद टाइम, एंड यू गो विद द एमएनसीज और द इंटरनेशनल कंपनीज एज अ कंपनी सेक्रेटरी। सो इट्स अ वेरी गुड फील्ड एज वेल, so you must try also. And the job of that particular position is nothing but the same thing कि उसने हर तरह की compliance का ख्याल करना है, बस ये उसका काम है। बाकी ये मेन एस्पेक्ट थे जो कि कंपनी से रेलिवेंट थे।
कंप्लायंस को हमने डिस्कस कर लिया, इनकॉर्पोरेशन को कर लिया, रेगुलेटर्स के मामला हो गए, ट्रांजैक्शनल स्ट्रक्चरिंग। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको जरा मोटी बात इसकी बता देता हूँ कि कभी कभी दो कंपनीज जो हैं वो आपस में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर रही हैं जिसमें मर्ज हो रही होती हैं। जिस तरह रिसेंटली कौन सा मेरे टेलीकॉम कंपनी का मुझे याद आ रहा है, यूफोन था, वारिद, हाँ, मोबिलिंक और वारिद का मर्जर हुआ था। अब मोबिलिंक एक अलग कंपनी थी, वारिद एक अलग कंपनी है, मर्ज हुई है, वारिद खत्म हो गई है और जो मोबिलिंक है उसकी एग्जिस्टेंस बरकरार है, इसको हम मर्जर्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन एडवाइजरी भी जो है ना, ये बनाना हमारा काम होता है। और मर्जर भी जो है वो ऐसे नहीं हो सकता कि इधर जो है वारिद के ओनर्स बैठे और इधर जो है मोबिलिंक के ओनर्स बैठे, उन्होंने कहा चलो ये मर्ज करना है, मर्ज हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, ठीक है, मर्जर की पिटीशन फाइल करनी होती है। सो आई वाज लकी इनफ टू वर्क ऑन एटलीस्ट 3 मर्जर्स जिसमें हमें अलाउ हुए। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि बतौर वकील आप एक बड़े लेवल का जो काम आमतौर पर आ रहा होता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कंपनीज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मार्केट थोड़ी सी कम है इस चीज़ की। बट यू नो इट्स अ वेरी गुड वर्क। और वेरी गुड वर्क से मुराद मेरी बड़ी सादा सी है, इसमें पैसे अच्छे मिलते हैं। So this was about the general corporate law in advocacy. अब कोई क्वेश्चंस हैं तो बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन जो है वो हम उनको एड्रेस कर लेते हैं। You are free to either drop your messages in the chat box or you can raise your question, raise your hand and we can address the question. कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्योरली सिर्फ कंपनीज एक्ट के ऊपर होगा। उसमें हम वो डिस्कस करेंगे कि कंपनी में क्या क्या पॉसिबल जो है वो इश्यूज आते हैं और कंपनी बेंच को क्या क्या इख्तियारात हासिल है। हम इन चीज़ों को जरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कल के दिन में इंशाल्लाह। सो लेट्स टेक टुवर्ड्स दैट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग टू से, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो। नथिंग एट ऑल। इसका दो मतलब होते हैं, या तो आपको सब कुछ पहले से आता था या फिर जो है मैं आपको कुछ भी सिखा नहीं सका। खैर, ओके, सो आकिब, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखिए, टाइप्स ऑफ कंपनीज ना हम कानून में 3 है और प्रैक्टिकली 4 है। कानून में पहली है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी हाइफन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। उसमें जो शेयर होल्डर है वो एक ही होगा, वो डायरेक्टर होगा, वो सीईओ होगा, ठीक है। दूसरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसमें मिनिमम जो है वो 2 डायरेक्टर्स होंगे और दो शेयर होल्डर्स होंगे, उसका एक सीईओ होगा। लेकिन मैक्सिमम जो है दे कैन बी अप टू 50 शेयर होल्डर मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। द नेक्स्ट थिंग इज द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे, 3 शेयर होल्डर होंगे और मैक्सिमम अनलिमिटेड, चाहे पूरा मुल्क किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहे खरीद सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और चौथी है पब्लिक लिस्टेड कंपनी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर होती है और वहां से उसके जो शेयर्स हैं वो फ्रीली खरीद सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अदर देन द नंबर ऑफ द मेंबर्स, जो मेन डिस्टिंक्शन है दैट इज रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर्स विदाउट ऑफरिंग इट फर्स्ट टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन जस्ट गो ऑन विद दैट। सो ये मेन बात है। और लिस्टेड कंपनी में वही है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वहां पे आप आसानी से खरीदो फरोख्त करें, 100 रुपए का शेयर 105 का बेचें, 105 का शेयर 95 रुपए का हो जाए, इट गोज ऑन, ठीक है जी। सो आकिब, आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। अच्छा देखें जी, अनिल आपका अगला क्वेश्चन है जी, हाउ एंड वे टू रजिस्टर एलएलसी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एलएलसी जो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, ये स्ट्रक्चर पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। ये प्योरली जो एलएलसी का ताल्लुक है ये हमारा जो है वो यूएस के अंदर एग्जिस्ट करता है। आपने अगर ये नाम सुना होगा तो ये पाकिस्तान में कुछ जो टेक कंपनीज, कुछ ट्रक डिस्पैचिंग कंपनीज, कुछ आईटी कंपनीज, कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेजोरिटी इसमें एलएलसी के रजिस्टर हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो सारे स्कैमर्स हैं। आई एम सो सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट दिस इज व्हाट द मार्केट रियलिटी इज। कुछ हमारे भी इसमें से क्लाइंट्स हैं, सो आई नो हाउ दैट वर्क्स। एलएलसी जो है ना वो उनका ताल्लुक ये होता है कि कुछ बिजनेसेस पाकिस्तान में रिकग्नाइज नहीं है, ठीक है। अभी डिजिटल करेंसी जो है वो साकिब मोमिन साहब लगे तो हुए हैं, लेकिन अभी जो है वी आर वेरी फार फ्रॉम दैट। ये जो बिटकॉइन माइनिंग वगैरह आप सारा कुछ सुन रहे हैं ना, ये सारा कुछ बेसिकली करना इसलिए पड़ रहा है बिकॉज पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इसको कर रहे हैं,
ठीक है, वो काम कर रहे हैं लेकिन वो पाकिस्तान में चूंकि रिकग्नाइज नहीं है, लिहाजा उन्होंने कंपनीज बनाई हैं एज अ LLC अमेरिका में। अमेरिका में कंपनी बनाने के बाद उन्होंने बीच में कुछ जो है वो ब्रोकर्स रखे हुए हैं जो कि उनके बिहाफ पे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ऑनलाइन यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। फिर उसका जो है वो, और ये काम भी बतौर वकील हम ही करते हैं। 1% जो है वो रूटीन में मार्केट का रेट चल रहा है, इसको चार्ज करने का जितने भी प्रॉफिट सारे होते हैं हम वो सारी की सारी इनको ट्रांजेक्शन सीधी करके देते हैं। हम बताते हैं कि पैसे का रूट क्या होगा, जो अमेरिका में आप पैसा बनाएंगे वो पाकिस्तान में कैसे आएगा, किस थ्रू आएगा, उस पर टैक्स कैसे कम बचेगा, ये सारा काम हम कर रहे होते हैं। 1% रूटीन में चार्ज कर रहे हैं। कोई क्लाइंट अगर जो है वो समझ लें कोई, अगर कोई महीने का या साल का कोई समझ लें कोई 1-2 लाख डॉलर जो है वो कमा रहा है, तो उसका मल्टीप्लाई कर लें एंड मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस एज वेल। सो दिस इज, आई होप दैट योर क्वेश्चन इज आंसर्ड अनिल। अच्छा, अवैध साहब का क्वेश्चन है जी, लॉ फर्म्स आर कंपनी और समथिंग एल्स, प्लीज एक्सप्लेन दिस। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Here, Wes bhai, I'll be honest with you. Mostly law firms are not registered in any of the business structures. ना तो वो एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड है, ना वो एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, ना ही वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, ना ही एज अ LLP रजिस्टर्ड है। एक रफ आइडिया है, मैंने कोई सर्वे तो नहीं किया हुआ, लेकिन जितने लोगों से मिला उस हिसाब से आपको बता देता हूँ कि यार अगर मुल्क में कोई 100 तो बहुत कम है, अगर 1 लाख लॉ फर्म्स है ना, तो शायद उसमें से कोई ना कोई 1000 या 1500 लॉ फर्म्स जो हैं किसी ना किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड होंगी। लॉ फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर्ड मैंने आज तक कोई भी नहीं देखी। आमतौर पे जो वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी, या वो सोल प्रोप्राइटरशिप्स में करवा लेते हैं या वो करवाते हैं पार्टनरशिप के तहत, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट के तहत। और ये भी सिर्फ वो वाली लॉ फर्म्स करवाती हैं जो लॉ फर्म्स जो हैं वो मतलब एक लार्ज स्केल के ऊपर काम कर रही हैं, जो कंपनीज के साथ काम कर रही हैं, या जो गवर्नमेंट के साथ जो लीगल टेंडर्स जो मिलते हैं, लीगल हायरिंग कंसल्टेंसीज के, जो उनके साथ काम करना चाहते हैं, सिर्फ वो रजिस्टर करवाते हैं। ये जो आम चैम्बर्स होते हैं जो आप कचहरी में देखते हैं, ये कोई भी किसी भी लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो काम कैसे कर रहे हैं? वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वकील है, सो कोई उनको जो है पूछता नहीं है, ठीक है। एनफोर्समेंट इश्यूज हैं। FBI खुद जो है वो 100 दफ़ा सोचता है किसी वकील को नोटिस भेजते हुए, सिर्फ ये मसला है और कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर ये अमेरिका होता तो यहाँ पे किसी की जरूरत ना होती इस तरह से करने की, बट fortunately it's Pakistan, so we get a loose end about it. Can we transfer the company into a law firm? Anil, you have to understand, company is a business structure, law firm is a business sector. So if it's a company, you can, if it's registered under the legal services, तो इट्स परफेक्टली फाइन फॉर यू टू वर्क ऑन दैट। लेकिन उसका आपने याद रखना है कि अगर आप जो है वो एक लीगल सर्विसेज की, अगर आप कंसल्टेंसी के हेडर के अंदर उसको रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसकी वजह वही है जो आपने वहां पे पढ़ी थी ना, उसमें एक ना ब्लैंकेट लाइन लिखी हुई है कि जिन कारोबार की जो है वो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हों, उसके बगैर वो हो नहीं सकती हैं। एडवोकेसी इन पाकिस्तान इज अ लाइसेंस्ड एक्टिविटी। अगर आपके पास पंजाब बार काउंसिल है, सिंध बार काउंसिल के आप लाइसेंस्ड लॉयर हैं, तो फिर आप उसको जो है वो एज अ लीगल सर्विसेज की कंसल्टेंसी के अंदर जो है वो आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। सो यस, यू कैन डू दैट। आई होप योर क्वेश्चन इज आंसर्ड, अनिल। Okay, so we have 6 more minutes. If you have any question, I will be more than glad to answer that. If you don't have any question, you can suggest me that what I should include in tomorrow's session. Although I am kind of very much confirmed कि हम सिर्फ कंपनीज कैटल करेंगे, बिकॉज तकरीबन जो है वो 1 घंटे के टाइम में उसको ही करना जो है ना मुश्किल हो जाएगा। उसामा भाई, कॉर्पोरेट लॉ को समझने के लिए यार किताब से ज़्यादा ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो है वो कोई भी बहुत अच्छी किताब नहीं देखी मार्केट में रिसेंटली जो कि मैं आपको कहूँ कि यार अब वो पढ़ लो तो उसका फ़ायदा होगा। रूटीन में हम पढ़ते रहते हैं, यूके की कुछ अच्छी बुक्स हैं, बट चलें लोकल में आपको ना कल कुछ बुक्स जो यहाँ की हैं, मुझे ना वो ऑथर का नाम भूल गया है, उनकी थोड़ी सी बेहतर लिखी हुई है इस तरह से कि
उसमें जो कुछ रिसेंट केस लॉस हैं उसको डिस्कस किया गया है, पुराने जो प्रोविजंस थे उसको भी डिस्कस किया गया है, तो वो आपके लिए कंपैरेटिव एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। अदरवाइज यार ये ना इसमें ज़्यादा इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है। ऑल्दो वो मुझे अब नाम भूल गया उनका, इंडिया के जो है ऑथर हैं, उन्होंने बड़ी एक लंबी चौड़ी सी जो है वो उसके ऊपर कमेंट्री लिखी हुई है। बट अगेन इन माय व्यू स्पेशली आफ्टर द कंपनीज एक्ट मोस्ट ऑफ देम इज आउटडेटेड। अब वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो उस तरह से अप्लाई होते नहीं है बिकॉज लॉ इटसेल्फ चेंज हो गया, तो प्रिंसिपल्स लॉ के साथ मूव करते हैं। सो उसामा, बट स्टिल आई गिव यू सम आंसर, सम बुक्स, सम रेफरेंस बुक्स फॉर दैट टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू। अवैस साहब यार इंटर्नशिप कॉर्पोरेट लॉ में बड़ा मसले वाली बात है यार। आई विल शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। जिस फर्म में मैं काम कर रहा हूँ मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे काम करते। When I was in my 7th semester, I joined this firm as an intern, and since then I've been working with this firm। और ये 2020 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 7th सेमेस्टर में था। अभी मेरे 2 साल ऐसे डिग्री खत्म होने को। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस माय बॉस एट दैट टाइम कि मैं उनके लिए किसी काम आ सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि लिटिगेशन ना जो होती है, जो चैम्बर प्रैक्टिस है यार, उसमें ना आना जाना बहुत ज़्यादा है। जो भी वकील होते हैं ना वो बंदे रख लेते हैं, स्टूडेंट्स रख लेते हैं, कहते हैं यार कोई मसला नहीं, आ जाओ आप, ठीक है। उसको जहन में क्या आ रहा होता है कि यार चलो कोई नहीं, क्या होगा, आप तरीके शरीके ले लेगा। कॉर्पोरेट लॉ में ऐसा नहीं चलता। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ना उसी वकील ने पेश होना है जिस वकील को फीस मिली है। आई हैव टू टेल यू कि आपने जो सिविल लिटिगेशन या क्रिमिनल लिटिगेशन के चैम्बर्स देखे होंगे ना, एक वकालतनामा होता है और उसके ऊपर कोई 10 वकीलों के जो है वो नाम लिखे होते हैं। कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में कल्चर ही नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के अंदर ना इतने क्लाइंट्स सियाने हैं कि अगर वो कहें ना कि सर इसके अंदर सिर्फ आप पेश होंगे, वो वकालतनामे के ऊपर किसी दूसरे उसके जूनियर या एसोसिएट लॉयर का नाम तक नहीं लिखने देते। कंपनी इतनी सियानी है। हाँ, कई दफा ये नेपरा है, मिसाल के तौर पे हम नेपरा की तरफ से पेश होते हैं, नेपरा की तरफ हम अपनी फर्म के सारे लॉयर्स का नाम लिख के भेजते हैं कि यार अगर बॉस अवेलेबल नहीं होंगे तो हम उसमें फिर आर्ग्यू कर लेंगे। वो वहां से रिमूव कर देते हैं। सो उस चक्कर में ना फिर ये वकील जो होते हैं बड़े सिलेक्टिव होते हैं कि कौन लोग इनके साथ काम करेंगे। बाकी आई डोंट नो वैसा आपने कहाँ से बताया था कि आप कहाँ से हैं। अगर आपको जो है कॉर्पोरेट लॉ का वाकई में काम करना है तो ब्रो मूव आउट फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। मूव आउट फ्रॉम जामशोरो, मूव आउट फ्रॉम सक्कर, wherever you are, it's not going to help you, ठीक है। if you have to practice in the corporate law you have to either work in Karachi, Islamabad, Lahore, that's it। I won't take the names of Peshawar, I won't take the names of Quetta। अगर प्रैक्टिस हो रही है कॉर्पोरेट लॉ की तो यहीं पे हो रही है। so try working on that। Samavia का क्वेश्चन है, सेल्फ स्टडी का प्रोजेक्ट on my own, how to cover this whole book। Samavi, I'll be very honest with you. It's been 5 years, and even I have not been able to read the whole statute because corporate law in practice is far different from reading in theory। उसमें आप एक एक प्रोविजन के ऊपर इतना जो है डिटेल में जा रहे होते हो कि आपको बाकी पढ़ने का मौका नहीं मिलता। बट वट आई वुड रियली डू विद यू गाइज इज कि मैं कल के सेशन के बाद आपके साथ एक आर्टिकल शेयर कर दूंगा। जब आप आर्टिकल को पढ़ लेंगे ना तो आपको एटलीस्ट जो कंपनीज की जो लिटिगेशन वाला एस्पेक्ट है ना वो सारा का सारा पता होगा कि यार कौन सा मैटर आया ना तो ये कंपनीज बेंच में जाएगा और कौन सा मैटर सिविल कोर्ट में जाएगा। और अगर आपको यही समझ आ गई ना स्टेज के ऊपर तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो बुकला है ना उससे बेहतर काम कर लेंगे। अच्छा जी, उसामा दाऊद पोतो का क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है। लॉ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होता है आमतौर पे। एचजीसी ने जो अपने सिलेबस में प्रूव किया है उसमें मेनली कंपनीज एक्ट पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको SCCP एक्ट 1997 का पता होना चाहिए, आपको सिक्योरिटीज एक्ट 2015 का पता होना चाहिए, आपको और बाकी सारे के सारे जो कुछ लॉस हैं उसका मोटा मोटा पता होना चाहिए। क्योंकि कॉर्पोरेट एडवोकेसी बहुत जो है कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो कहीं पे डिफाइंड हो किसी लॉ में। ये एक बड़ी जो है वो सब्जेक्टिव और डाइवर्जेंट फील्ड है। इसमें हर बंदे का मुख्तलिफ किस्म का काम है। फिनटेक का नया काम आजकल चल रहा है पर अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई लॉ रेगुलेट नहीं करता उसको। SCCP अपने पॉलिसी पेपर्स बना रहे हैं। SCCP के लिंक्डइन पेज को फॉलो करें, ठीक है। वहाँ पे रूटीन में नई चीज़ें आती रहती हैं जो कि कॉर्पोरेट लॉ से रिलेवेंट होती हैं। तो दैट कैन हेल्प यू, दैट आई कैन एडवाइस यू समा। वो फिर आप उसको देखें क्योंकि उसमें किताबें में कोई नहीं है यार। नई जो मार्केट के जितना भी नया काम होता है ना भाई
वो हमेशा जो है वो एज अ नीड इमर्ज हो रहा होता है. सो उसको आप देखें. ठीक है जी. Alright, guys, that was it for now. You can connect with me on any of the social media. I'm very easy to find. Just one thing, जो जिन्होंने introduce करवाया था, it's not Bazaf, it's not Bezaf, it's pronounced as Bazaf. ठीक है, so I would be very grateful to you if you guys would remember that for the next time. So let's call it a day. It's 10 p.m. already. So if there's no other question, I would just like to take a leave now. Okay, thank you so much, sir, for your precious time. It was very interesting session, by the way. Yeah, just one thing. It's Bazaf, Mia Bazaf Okay, sir, Shahbaz. Baza. That's Okay, sir, I got it. already. Thank you. I'll see you guys tomorrow at 8:30 p.m. Inshallah. See you then, Inshallah. Thank you.